The screen is visible to all of you? Garima, are you free? Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Visible. Okay, fine. So let us start with the introduction of infection prevention and control. So let me take this introduction from your point of view. If I ask you people, what do you understand by infection prevention and control? What do you understand by that? आपको लगता है कि कुछ होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन या कंट्रोल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट कि क्या है वो एग्जैक्टली? Okay, let's say for example, so far we have seen, we have heard from many people कि infection prevent करना है, right? So infection prevention is the one aspect of infection control, and control is a different thing, right? So ultimately, see, if you are able to focus on prevention, you will ultimately be able to control the spread of the infection automatically, right? So let us move ahead with the objectives of the session. Right. So first we'll go through the very brief introduction to the history of infection prevention and control. Then we will go to the goals of infection prevention and control. क्या होना चाहिए, हमारे क्या goals होने चाहिए prevention के लिए, तो we'll focus on that. And then discussion on how infection prevention and control program can make a positive impact. कि हम जब healthcare organization में work करते हैं, right, तो we follow standardized practices. हमारी कुछ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ एसओपीज होते हैं, राइट? तो ये कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो विल अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस. एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम उसको क्या फोकस कर पा रहे हैं. अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पॉलिसीज हैं, मेरे पास एसओपी हैं, एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसे फॉलो करने के पीछे उसका क्या हमारा पर्पस क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, राइट? एंड देन आइडेंटिफाई की आईपीसी प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज, recognize the role of healthcare workers in preventing infection, and standard precaution and best practices. So this is a brief introduction about what we are going to take this forward in the session, right? And this session will have approximately 45 minutes in total time we'll have, right? So coming to the meaning, or probably we can say a brief definition about ki hai kya wo infection. So infection prevention and control, this aims to ensure protection of those who might be vulnerable. अब अगर मैं बात करता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ये हम ये कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, तो इसके लिए सबसे ज्यादा हमारा जो क्लोज होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे जो वल्नरेबल पेशेंट होते हैं, राइट? जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन हो गए, या फिर वो लोग हो गए जो एल्डरली होते हैं, या फिर वो लोग हो गए जैसे छोटे बच्चे होते हैं. बिकॉज ऑफ उनका जो इम्यूनिटी होता है वो कंपैरेटिवली उतना ग्रो नहीं कर पाता है एज कम्पेयर टू द अडल्ट वन, राइट? तो दिस इज हाउ वल्नरेबल टू एक्वायरिंग इन्फेक्शन बोथ इन जनरल कम्युनिटी एंड व्हाइल रिसीविंग द केयर ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो कमिंग फॉरवर्ड, दिस इज अ डिसिप्लिन, राइट, कंसर्न विद द प्रिवेंशन ऑफ नोसोकेमियल. तो हम जब इन्फेक्शन प्रिवेंशन या कंट्रोल की बात करते हैं, ये हमारा बेसिकली एक डिसिप्लिन होता है. और ये डिसिप्लिन हमारा क्या होता है कि ये जो हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारी जो इन हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस होती हैं, उन इन हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं कि हम जो डेली प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि हम हैंड हाइजीन के ऊपर जाते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर हैंड हाइजीन. तो हम लोगों ने कोविड में भी सुना था कि कोविड में जो हम लोगों ने स्ट्रेस दिया था वो किसके ऊपर दिया था? हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, राइट? और उसी से एक स्लोगन भी चला था कि कुछ इस तरीके से था कि 2 गज की दूरी, हाथ धोना जरूरी, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो ये जो स्लोगन था वो क्यों फोकस किया था कि ओनली हैंड हाइजीन, अगर मैं ये कहता हूँ कि हैंड वॉशिंग एंड हैंड हाइजीन, हम ये लोग भी अगर अच्छे से इफेक्टिवली कर लेते हैं तो वी विल बी एबल टू सेव 70% ऑफ ट्रांसमिशन. जो हमारा इन्फेक्शन रेट है, अप टू 70% विल बी एबल टू कंट्रोल इफ वी आर सिंगली फॉलोइंग हमारा हैंड हाइजीन का, राइट? तो दिस इज वन प्रैक्टिस for example, right? And then similarly to public health activities, mainly practice in the healthcare delivery system, and focuses on evidence-based practices, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है. तो that's evidence-based practices, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन का रिस्क होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं या उसको मिनिमाइज कर देते हैं, राइट? तो कमिंग टू द इम्पोर्टेंस, कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. इन्फेक्शंस आर लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी, राइट, एंड मॉर्टेलिटी. आपकी तरफ से अगर मैं कहूं कि इफ बिकॉज यू पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग इन हेल्थ केयर सेटअप्स, राइट,
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कैन यू ऐड सम पॉइंट्स, एनीथिंग आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई एक एग्जांपल भी अगर आप ऐड करना चाहें, एनी वन ऑफ यू, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है? या मैं ये कहूं, टुडे यू पीपल आर टेकिंग दिस सेशन, राइट, एंड गोइंग फॉरवर्ड यू वांट टू हैव मोर नॉलेज अबाउट कि कैसे वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस सेशन? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर बेसिकली ये है कि अगर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे तो पहले तो ज़रूरी इम्पोर्टेंस ये होता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कि हैंड हाइजीन और अपनी जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो जरूरी होती है क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है तो हमें खुद ही अपना हैंड हाइजीन वगैरह मेंटेन करना जरूरी होता है, राइट, ओके, क्योंकि हम वीक इम्यून सिस्टम्स ज़्यादा होता है हम लोगों का है, मतलब हम लोग ऐसी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं पेशेंट के पास, तो हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स ज़्यादा प्रोन होती हैं इस चीज़ के लिए। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स आप कुछ ऐड करना चाहिए? आई थिंक शी वाज आयुषी और गरिमा। यस सर। गरिमा, ओके, ठीक है गरिमा, इट वाज रियली गुड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर पॉइंट, एंड मैं उसमें एक चीज और इम्पैक्ट ऐड करना चाहता हूँ जो इम्पैक्ट करती है, राइट। एक पेशेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के साथ में हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यू विल हैव टू स्टे इन द आईसीयू फॉर 1 वीक, राइट, एंड विल स्टार्ट विद एंटीबायोटिक एंड सर्टेन मेडिकेशंस। अब इस केस में क्या होता है कि जब हम उस पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हैं, जब वो पेशेंट इन हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट हैड प्रॉब्ली एक्यूट एपिसोड ऑफ अस्थमा, या उसको अस्थमेटिक अटैक हो सकता है, एंड बिकॉज द सेम रीजन पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर एडवाइज टू गेट हिम इनटू द आईसीयू प्रॉब्ली फॉर द 1 वीक, राइट। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम इस पेशेंट को ये कह रहे हैं कि 1 वीक में एडमिट होने वाला है, व्हाट वुड हैपन इफ द स्टे वुड बी प्रोलॉन्ग्ड फॉर 20 days? पेशेंट को एडवाइस किया कि you will stay in the hospital for 7 days, probably in the ICU and other areas. But 7 days कंप्लीट होने से पहले ही पेशेंट के साथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया एंड पेशेंट इज स्टेइंग इन द हॉस्पिटल फॉर द नेक्स्ट 20 days नाउ, राइट। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि when patient was admitted in the hospital, he was into the ICU because of the condition, right? अब ऐसे में hospital acquired infection, right, hospital acquired infection, right? Patient might have VAP, हो सकता है कि शायद पेशेंट को उन्होंने एडवाइस किया ventilator associated pneumonia. Absolutely, absolutely. But if I talk about VAP, is this something that we give intentionally? No. हम intentionally तो VAP नहीं देते ना किसी पेशेंट को, No sir. राइट। और अगर मैं वेब के साथ एक और एग्जांपल अगर ऐड ऑन कर दूं, मैं कह दूं कि लेट्स टॉक अबाउट COTY, CAUTI, COTY बंडल, Catheterization associated. यस, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब किसी पेशेंट को अगर COTY होता है, राइट, तो ये वो इन्फेक्शन है जो पेशेंट खुद तो नहीं लेके आया। No sir, ये तो हमने केयर, राइट, हमने जो पेशेंट को दिए अपनी तरफ से, राइट। क्या ऐसा होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि चलो आप हमारे हॉस्पिटल में आयो, विल गिव यू समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ इन्फेक्शन आपको देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा होता है? नहीं होता, राइट? यस सर, नहीं होता, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी प्रैक्टिसेस कॉम्प्रोमाइज होती हैं तो ये सब चीजें होती हैं, राइट। अब अगर मैं हमारी प्रैक्टिसेस की बात करूंगा, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि वेब बंडल्स को फॉलो करो, COTY बंडल्स को फॉलो करो, राइट। तो वी हैव सेट ऑफ द प्रैक्टिसेस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस व्हिच इज रिकमेंडेड टू ईच एंड एवरी स्टाफ कि आप जब हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, कोई भी पेशेंट जब आपकी केयर में होता है तो वी हैव टू गो थ्रू द सर्टेन प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, राइट। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो डिले होता है तो ना सिर्फ पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में बढ़ता है बल्कि उसके ऊपर कॉस्ट इंक्रीज होती है, राइट। और अगर मैं इसको ये देख के चलता हूं कि ये इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन अपने आप में सिर्फ ये नहीं है कि उससे पेशेंट सफर कर रहा है, उसके पीछे उसकी फैमिली सफर कर रही है, राइट। फिर उसके साथ साथ क्या है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा, अननेसेसरी का हमारा एक बेड ऑक्यूपाई रहेगा जो नहीं होना चाहिए था, राइट। और उन्हीं के पीछे जो एक पेशेंट वेटिंग में है, हो सकता है कि उनको वो बेड अलॉट ना हो पाए।
राइट। ये क्यों होगा? क्योंकि हमने पेशेंट को अश्योर किया था कि द ट्रीटमेंट टाइम वुड बी approximately 7 days, but unintentionally we given him VAP, ventilator associated pneumonia, and now the patient is going through the VAP treatment. He'll have to stay in the hospital probably for the next 10 days, and he'll be on the strong antibiotics, probably meropenem or something, right? और इससे क्या होगा? पेशेंट पे तो कॉस्ट बढ़ेगी, राइट? पेशेंट की फैमिली के ऊपर एक अलग से एक फाइनेंशियल बर्डन, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सॉरी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए हमारे लिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम कहीं ना कहीं पेशेंट के ऊपर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, हॉस्पिटल के ऊपर, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के ऊपर जो एक बर्डन है उसको मिनिमाइज किया जा सके, प्लस पेशेंट का मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी को हम कंट्रोल कर सकें, राइट? सॉरी, I'm having some bad throat today, so just bear with me. I'm sorry for that. Right. So let's come to the infection prevention and control programs. If I talk about from early 1950s, तो ये हमारे प्रोग्राम्स जो स्टार्ट हुए थे क्या हुआ था? Let's go back to the history. 1950 began as an effort to address issues like staphylococcal epidemics. कि यहाँ पे जब शुरू में जब 1950 में लोगों को लगने लगा कि yes there is something which is we called as माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कुछ ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ होता है जिनकी वजह से इम्पैक्ट होता है, देन पीपल स्टार्टेड टू बिगिन इनटू द रिसर्च कि वो क्या चीज है, एंड देन अर्ली इन द 1950s दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द स्टेफिलोकोकल एपिडेमिक्स, राइट? The first infection control nurses were appointed at this time. They often had background in the bacteriology. उस टाइम पे जो बैक्टीरियोलॉजी की स्टडी हुआ करती थी, अभी तो we are in the advanced stage of all these things. But if I go back to 1950s, then they were into the background of the bacteriology. And first infection control nurse was appointed at that time. Surveillance of hospital infections was instituted and policies and procedures developed. के साथ साथ कुछ ना कुछ हमने वहीं से पॉलिसीज के ऊपर बनानी शुरू कर दी थी। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, WHO, CDC की गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस तो कहीं ना कहीं उन सभी का एक एडवांस वर्जन है जो हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, लेट्स मूव। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम जो थे ये वहीं कहीं ना कहीं हमारे 1950 थे। वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द नीड ऑफ एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन फॉर द एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड देन मेंटेनिंग द हाइजीन. The same thing happened in the era of Florence Nightingale, right? Then antimicrobial resistance pathogens become a concern in 1970. Again, coming to the history, 1800 में early efforts at wound prophylaxis. Then 1800 to 1940, Nightingale. 1940 to 60, that was the era of antibiotic, and Staphylococcus aureus outbreak in the nurseries were identified at that time. 50 से 70 के बीच का अगर मैं बात करता हूँ कि then we started focusing on the need of documentation, ठीक है, documentation of need for infection control programs, and certain committees were also developed to supervise and supervise this kind of programs कि हम उन programs को किस basis पर डिजाइन करें and what will be the future need for the infection control programs, right? Going forward, similarly in 1980, 1990 and 200. We had different this studies like bloodborne pathogens, pandemic studies, and moving forward, infection prevention and its financed. Again, मैं इन्फेक्शन के ऊपर एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के ऊपर आता हूँ फ्रॉम द साइंटिफिक व्यू कि वो क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो दिस इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस एंड इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि आपकी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाती है, राइट? और वो जब एंटर करते हैं तो क्या होता है? फॉर इन्फेक्शन टू अकर ऑर्गेनिज्म मस्ट। अब यहाँ पे हम एक चीज को स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन, कि आप लोगों ने प्रीवियसली भी कहीं पे अगर उसके बारे में स्टडी किया हो, विल प्रॉब्ली मूव फॉरवर्ड, तो ये हम कहते हैं चेन ऑफ रिएक्शन इन्फेक्शन, सॉरी। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करता हूँ तो इट स्टार्ट विद द ऑर्गेनिज्म, सॉरी, राइट? तो स्टार्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हाउ इट वर्क्स, फर्स्ट इट गेट इनटू द बॉडी, कि सबसे पहले तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो कहीं ना कहीं पेशेंट की बॉडी में एंटर करते हैं, और बॉडी में एंटर करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो ऑरल वे से ही आएगा। देयर आर मैनी अदर वेज लाइक
लेट्स से फॉर एग्जांपल पेशेंट के हाथ कंटेमिनेट हैं एंड पेशेंट ने कहीं पे अननोइंगली कहीं टच कर दिया और टच करके उसको कहीं ना कहीं इनहेल कर लिया। अब इससे क्या होगा कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। Similarly, we have many other sources from where the infection can enter into the body. Once the infection into the body, it start growing and multiply. कि वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो रेप्लिकेशन होता है धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होते कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन रेट हाई हो जाता है, राइट। और उसी के साथ देन इट स्टार्ट कॉजिंग रिस्पॉन्स। उसका रिस्पॉन्स हमें देखने लगता है जब उसकी मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाती है, राइट। So, coming to healthcare-associated infections, let's talk about. Here include urinary tract infection, UTI, right? Pneumonia, bloodstream infections, and surgical site infections. The WHO states urinary tract infection is the most frequent HAI. अब यहाँ पे जो हमारी हाई इनकम कंट्रीज होती हैं उसके बारे में WHO क्या कहता है कि UTI is the most frequent HAI, right? हम लोग हमेशा इस चीज को फोकस करते हैं कि दिस इज द हाई इनकम कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका, लेट्स टॉक अबाउट यूरोप, टॉकिंग अबाउट यूके, ठीक है। इवन इफ यू गो टू दिस कंट्री, ऐसा नहीं है कि वो लोग हाई इनकम होने के बावजूद भी दे आर एबल टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। नो, दे स्टिल हैव मेनी चैलेंजेस विद पीपल, राइट। क्योंकि बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट वी पीपल फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, पैरामेडिक्स, मेडिकल्स, राइट। तो हम अपनी बात करते हैं तो वी आर स्पेसिफिकली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड with the studies of infection control. But if I talk about a layman, if I talk about somebody who is having engineering background, somebody who is having some other background, they may not be aware about what are the certified practices, what are the evidence-based practices, right? So even high-income countries are also suffering from these kind of infections, right? 30% of patients in ICU are affected by at least one HAI in high-income countries. At least one HAI, right? जब हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, ICU is the area which is highly contaminated, right? Because every patient, almost, if I talk about 99.9%, almost every patient is having some kind of infection in ICU, right? कि अगर वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। अगर वो मेजर होगा तो उसके इम्पैक्ट्स दिखेंगे, पेशेंट विल स्टे इन द ICU फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। If it is a minor one, थोड़ा सा लगेगा कि पेशेंट का हल्का सा TL से रेज हो रहा है, एंड देन वी विल बी एबल टू ट्रेस कि पेशेंट का ब्लड कल्चर क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा है, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट ICUs, ठीक है, तो इवन इन द हाई इनकम कंट्रीज 30% ऑफ पेशेंट्स आर इन्फेक्टेड एट लीस्ट बाय वन इन्फेक्शियस एजेंट, राइट। बट सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ICU acquired infection is at least 23 times higher. At least 23 times higher, right? Imagine कि वो हाई इनकम कंट्रीज हो गए कि वो उनके पास सारे सोर्सेज हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास मैन पावर है, उसके बावजूद भी वो लोग 30% इन्फेक्शन फाइट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग जो अगर बात करते हैं कि मिडिल इनकम कंट्रीज, इफ आई टॉक अबाउट मे बी लो इनकम कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, तो ऐसी कंट्रीज में तो इट इज 23 times हायर देन द 30% रेट ऑफ ICU वाला, राइट। But newborns, if I talk about newborns, are at the higher risk of acquiring HAI in developing countries, right? ये जो developing countries हैं, यहाँ पे higher risk क्यों है newborns के लिए? Because this is the category, and they are having the immune system is not yet developed, right? And because of the same reason, the complications probably it is high as compared to the other one, ठीक है? तो let's go to the infection rate. The infection rate is 3 to 20 times higher than in high income countries, right? तो coming to the goals, कि हम जब इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात करते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं, तो हमारे क्या गोल्स होने चाहिए? तो सबसे पहला तो यही है कि पहले तो प्रिवेंट करो। हम वेट नहीं करते कि वो हो जाएगा तो ट्रीट करेंगे, वो होना ही क्यों चाहिए, उससे पहले प्रिवेंट कर दो, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट प्रिवेंशन, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, पहले तो पेशेंट से पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। एंड दिस इज द रीजन हम लोग जब ICU में जाते हैं या कहीं पे हम ऐसे यूनिट में जाते हैं जहां पेशेंट्स को एक साथ रखा जाता है, तो उन पेशेंट्स के बीच में आप देखोगे तो उनके बीच में 6 फीट का गैप होता है। एटलीस्ट 6 फीट का गैप होना उनके लिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एयरबोर्न प्रिकॉशंस होती हैं वो यही कहते हैं कि इफ पेशेंट इज हैविंग प्रोन टू जनरेट एयरबोर्न इन्फेक्शन, देयर मस्ट बी अ डिस्टेंस बिटवीन 6 फीट बिटवीन 2 पेशेंट, राइट, ताकि वो एक से दूसरे की तरफ ट्रांसमिशन ना हो सके, राइट। तो इसलिए पेशेंट टू पेशेंट भी प्रिवेंट किया जाता है, एंड देन पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स।
हम लोग जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों को भी अपना ध्यान रखना है. So that is why we follow the PP and standardized precautions. Then we have, specific precautions. Let's talk about droplet. Let's talk about, contact precautions. So there are various precautions that we practice every day in the ICU and the other areas in the hospital. Healthcare providers to patient. Now from healthcare providers to patient. ये कैसे हो सकता है? हम तो कहते हैं भाई पेशेंट जो आया है, पेशेंट इन्फेक्शियस है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो पेशेंट या तो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ट्रांसफर करेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्रांसफर करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जाती है. लेकिन नहीं, ये लिमिटेड नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो ही पेशेंट को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं. कैसे? बिकॉज वी आर पुअर इन अवर हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस. हम लोग अगर WHO की बात करते हैं, WHO क्या कहता है कि बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट. ये एरिया सबसे ज्यादा मिस होता है. आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट, आप पेशेंट के आसपास कहीं पे गए, पेशेंट की बेड साइड ट्रॉली है, उसके ऊपर कोई इक्विपमेंट आप रख के आए, उठाना भूल गए थे, वापस गए, उस इक्विपमेंट को उठा के लेके आए, नोइंगली अननोइंगली आपने कुछ ना कुछ वहां पे सरफेस एरिया को टच किया. अब ये ले जाके आप क्या करोगे? दूसरे पेशेंट का यूज करोगे. लेट्स टॉक अबाउट स्टेथोस्कोप, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला. अब ये स्टेथोस्कोप अगर मैंने इस पेशेंट पे यूज किया है और यही स्टेथोस्कोप मैं जाके दूसरे पेशेंट पे यूज कर रहा हूँ, तो व्हाट यू आर कैरिंग इन योर हैंड्स? स्टेथोस्कोप पे आप क्या कैरी कर रहे हो? हाथ में क्या कैरी करके लेके जा रहे हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आप पेशेंट को देने के लिए जा रहे हो. राइट? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड टू विजिटर. अब इसी के साथ में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी एक दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड है. ये कहीं ना कहीं से कैरी होकर आपके पास आ रहा है, या हो सकता है आपके कलीग के पास ये कैरी करके आ रहा हो. और जब हम लोग एक साथ एक वर्क स्टेशन पे बैठ के काम करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग एक कॉमन कंप्यूटर. यस, यही होता है वर्क स्टेशन पे, सबके लिए अलग अलग सिस्टम तो नहीं होता. अब ऐसे में अगर मैं कीबोर्ड को यूज कर रहा हूँ, आई विल लीव दिस कीबोर्ड लाइक दिस, ठीक है, नॉट डिसकंटामिनेटिंग. समबडी एल्स इज कमिंग एंड टचिंग द कीबोर्ड, राइट? तो ही विल गेट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द हैंड दैट आई वाज कैरिंग फ्रॉम द पेशेंट, राइट? तो यहां से हम विजिटर्स को भी ट्रांसमिट करते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी ट्रांसमिट करते हैं. तो what we need to do to protect patient from HAI, resulting in improved survival rates. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कॉन्सिक्यूटिवली क्या करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को HAI से, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से. अदरवाइज वो किस में रिजल्ट करेगा कि अगर हम ये करते हैं तो ये किस चीज में रिजल्ट करता है?